हे फैमिली, वेलकम टू मयंक एजुकेशनल पॉइंट। आज मैं आपको इथेरियम के बारे में बताऊंगा, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी का ही एक पार्ट है। ओके, व्हाट इज़ इथेरियम एंड हाउ इट इज़ बेटर देन बिटकॉइन। इथेरियम क्या होता है और ये बिटकॉइन से कितना अच्छा है, ठीक है, कैसे है, जिससे कि आपको भी इसके बारे में पहले से ही पता हो, जिससे आपको इसके ख़रीदने में और इसको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इथेरियम, जिसे कि ईथर भी कहा जाता है, ये तीसरे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डिजिटल मनी है बिटकॉइन के बाद, और जिसकी मार्केट वैल्यू दूसरे स्थान पर है। अब ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है उसे इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, इससे पहले ही एक 19 वर्ष के बिटकॉइन प्रोग्रामर जिसका नाम था विटालिक बुterin ने सन 2013 में सबसे पहले दुनिया में सामने लाया था। ओके, सब अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस क्रिप्टो करेंसी ने अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत ही कम समय में बहुत ऊपर स्तर तक ले जा चुका है। यदि हम इसकी अभी से वैल्यूएशन की बात करें तब ये करीब 46 बिलियन डॉलर, जो कि लगभग $480 पर कॉइन है। ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक इथेरियम की कीमत बताइए मैंने आपको। ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का राइजिंग स्टार है। इसने बहुत ही जल्द अपना मुकाम हासिल कर लिया है, और अभी की बात करूँ तो क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में दूसरे स्थान पर चल रहा है ये। इसने इसके 2015 में लॉन्च होने के बाद ईथर यानी इथेरियम करेंसी की वैल्यू लगभग 6800% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। 2017 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब एक ईथर की कीमत $480 है। ठीक है, एक इथेरियम कॉइन की। यानी बिटकॉइन के बाद अगर किसी क्रिप्टो करेंसी ने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है तो वो केवल इथेरियम ही है। बुटरेन ने इथेरियम को कुछ इस प्रकार से इम्प्रूव किया है कि ये बिटकॉइन के मुकाबले बहुत हद तक बेहतर है। बिटकॉइन के जैसे ही एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क है जिसकी अपनी क्रिप्टोग्राफिक करेंसी है, जिसे दुनिया में हम किसी भी जगह को इंटरनेट की मदद से भेज सकते हैं, और ऐसे ही करने के लिए हमें किसी बैंक या थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकोडेड ट्रांजैक्शन को डिसेंट्रलाइज लेज़र पर स्टोर किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, और ये सभी को विजिबल होता है, और ये नेटवर्क में जो अवेलेबल रहते हैं उनको होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ ये है इथेरियम किसने बनाया। ठीक है, इथेरियम को किसने बनाया। इसके जनक का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विटालिक बुटेरिन है, जो कि कनाडा के निवासी हैं, और इनका इनका जो बर्थ हुई थी वो रशिया में हुई थी। इन्होंने 2013 में इस आइडिया को पब्लिश किया था दुनिया के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे हमारा ये है कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन। ये बिटकॉइन से कैसे अलग है। ठीक है, चलिए बताता हूँ। क्योंकि ये सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद, इसलिए इथेरियम को हमेशा से बिटकॉइन के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन देखा गया है कि इथेरियम बिटकॉइन के मुकाबले बहुत से प्रकार से बेहतर माना गया है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। दोनों का काम लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्लॉक टाइम का छोटा होना, यानी कि इथेरियम में ब्लॉक को माइनिंग करने में रफली 15 सेकेंड लगते हैं, वहीं बिटकॉइन में ये 10 मिनट की रेट से होता है। जल्दी हो जाने से ब्लॉकचेन को ट्रांजैक्शन डाटा को कंफर्म करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए, है ना। दूसरा पॉइंट है, देखिए, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फीस स्ट्रक्चर का होना, यानी इथेरियम में ट्रांजैक्शन फीस स्टोरेज नीड और नेटवर्क स्टोरेज पर आधारित होते हैं, वही बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन ब्लॉक साइज पर आधारित होते हैं और एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माइनिंग का होना होता है इनका, है ना। यानी कि देखिए, बिटकॉइन की माइनिंग में ASICS यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट की ज़रूरत होती है, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है माइन करने के लिए। वहीं इथेरियम माइनिंग की एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया गया है। ओके, ASI रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आसानी से माइनिंग को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस का ना होना, है ना। ठीक है, बिटकॉइन की तुलना में इथेरियम में ट्रांजैक्शन फीस कम पड़ती है ना। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इथेरियम में, यानी कि इथेरियम में करेंसी के साथ साथ दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी अलाउ किया जाता है नेटवर्क में रन होने के लिए। वहीं बिटकॉइन में केवल करेंसी को ही अलाउ किया जाता है नेटवर्क में रन होने के लिए। सिक्स पॉइंट देखिए क्या है, माइनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होना, यानी कि इथेरियम में बिटकॉइन के मुकाबले माइनर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, इथेरियम की प्राइस किस तरह से अफेक्ट होती है। ओके, देखिए बताता हूँ। जब से इथेरियम को लॉन्च किया गया है तब से इसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। वहीं बिटकॉइन की प्राइस में काफ़ी जल्द बढ़ोतरी आई है। हाँ, बीच में इथेरियम के मूल्य में काफ़ी कमी आई थी, क्योंकि किसी ने इसके फाउंडर को मृत घोषित कर दिया था, यानी कि उसे डेथ घोषित कर दिया था, जो कि एक अफवाह थी। इसके चलते एक ही दिन में इथेरियम का वैल्यू 20% कम हो गया था। हाल ही में कई बड़े
कंपनीज़ ने इथेरियम में अच्छे इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते इसकी वैल्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये बताता हूँ आपको, इथेरियम ज़्यादा फोकस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। देखिए, अब बात उठती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट को कोड में लिखा जाता है, जिसे कि क्रिएटर्स यानी कि एज ब्लॉकचेन में अपलोड करते हैं, यानी क्रिएटर्स ब्लॉकचेन में अपलोड करते हैं। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, तब सभी नोड्स को नेटवर्क में मौजूद हैं, तब सभी जो कि नेटवर्क में मौजूद हैं उन्हें रन करते हैं, उनकी जिन्हें बाद में ब्लॉकचेन में अपलोड किया जाता है, और ऐसे ही उन्हें पब्लिक लेजर में, ठीक है, जैसे ही उन्हें पब्लिक लेजर में स्टोर किया जाता है, जो कि थ्योरेटिकल टैम्पर प्रूफ होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं इफ़ देन स्टेटमेंट की तरह, यानी कि जब कुछ कंडीशन फुलफिल होते हैं तब वो प्रोग्राम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह करती है, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क में स्थित हैं वो सारे हो रहे ट्रांजैक्शन को, जो कि डिजिटल लेजर में हो रही हैं, को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को टैम्पर करना या छेड़ना संभव नहीं होता, इन्हें संभव नहीं होता। अगर किसी ने इसके साथ कोई छिड़खानी की होगी तो इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया था इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो डाल दूँगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।